हेलो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसको हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है और चैप्टर आज 4 हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कानून की समझ। तो आज इस चैप्टर को हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो है जितने भी एनसीईआरटी के फैक्ट है इस क्वेश्चन के माध्यम से इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपका सारा इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, कानूनों की समझ। ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे कि कानून के बारे में क्या कह रहा है। तो इसमें है कि सबसे पहले कि हमारा कानून जो है वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है ना। तो इसमें हम लोग इसको ये जानेंगे कि हमारा कानून क्या है। तो ये धर्म, जाति, धर्म हो, जाति हो और लिंग, इसके आधार पे क्या करता है कि भेदभाव किसी के बीच नहीं करता। और ये अनुच्छेद जो है 15 में ये कहा गया है, फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में, उसके अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। और फंडामेंटल राइट में जो है 7 प्रकार के अधिकारों की बात थी, जो लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है। और 7वां अधिकार जो था संवैधानिक संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसमें हटा करके और वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। सामान्य कानूनी अधिकार का दर्जा भी है। तो कुल अभी वर्तमान में कितने अधिकार है? तो 6 है। पहला आपका हो गया समता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार हो गया? तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका 6 प्रकार के अधिकार है अभी प्रेजेंट में, है ना। फर्स्ट हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट कौन सा अधिकार होगा। तो पहला हो जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसकी चर्चा मिलती है, समता का अधिकार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड अधिकार जो है, सेकंड अधिकार की हम लोग बात करेंगे। तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1922 में है। सेकंड क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद कब से है? 19 से लेकर के 22 में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे अधिकार पे। तीसरा अधिकार जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका हो गया अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी चर्चा मिलती है। 23 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 और 24 में इसकी चर्चा मिलती है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग आते हैं चौथे अधिकार की बात कर लेते हैं। चौथा क्या है आपका? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है आपका अनुच्छेद किस में इसकी चर्चा मिलती है? तो अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसकी चर्चा मिलती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वें अधिकार को देखते हैं। 5वां अधिकार क्या है? तो 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक अधिकार, है ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये हो जाएगा। और छठा हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 7 प्रकार के अधिकारों की बात यहाँ पे की गई है, लेकिन हम यहाँ पे कानून की समझ के अंतर्गत यही समझेंगे कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, और कानून का सीधा सा मतलब होता है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है ना। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है।
चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो। तो सरकार क्या है, कानून क्या है, तो सबसे ऊपर है ना। और कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है जो सभी को एक ही प्रकार की सज़ा। ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अलग सज़ा, एक मामूली जो इंसान है, सामान्य नागरिक, उसको अलग सज़ा। सबको कानून की नज़र में क्या है, सभी नागरिक समान है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग कानून की परिभाषा को समझे हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो है चैप्टर को हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग 3 लिए हैं और उससे ही जो है ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, है ना। पहला कथन ये रहा कि कानून के शासन के संदर्भ में ये बातें कह रही है। सेकंड क्या है कि इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सज़ा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है ना। तो यहाँ पे 2 जो है कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको असत्य कथन का पता करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखिए कि कौन सा सही है ना। अब जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि गलत असत्य कथन का पता करना है। तो इसका अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। तो सभी देश के सभी नागरिक पर समान रूप से लागू होंगे, है ना। सख्ती से ये जो है ये सख्ती से लागू नहीं होगा, इसलिए ये कथन तो पहला जो है ये असत्य है। ठीक है, और सेकंड कथन क्या कह रहा है कि इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सज़ा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये कथन क्या है, तो ये सही कथन है। चूँकि यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन में से कौन होगा, तो केवल 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है आपका घरेलू हिंसा से संबंधित प्रश्न। घरेलू हिंसा, है ना, इसमें से कथन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन यहाँ पे आपका हो जाएगा कि परिवार का कोई सदस्य, कोई भी सदस्य घर के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट, यहाँ पे मिसप्रिंट है मारपीट करता हो, है ना, या चोट पहुँचाता हो, तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से ये हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आया था। ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इन दोनों में जो है कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन में क्या हो जाएगा आपका, जब परिवार का कोई भी सदस्य किसी महिला या तथा जो भी 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के साथ मारपीट करता है, महिला के साथ करे या फिर 18 वर्ष से कम आयु के लड़के हों या लड़कियां हों, उनके साथ मारपीट करता हो या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता हो या कुछ भी धमकी देता हो, तो ये सब क्या कहा जाता है, तो ये सब कुछ घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो इस तरह देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है, वो आया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। तो 2005 आया था। इसमें क्या था कि ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होती है जो हिंसा करने वाले जो भी कोई पुरुष के साथ रहती है या रह चुकी है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 और 2 ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये अधिनियम जो है वो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से संबंधित कानून जो था उस पर सुझाव आया था। सुझाव कब आया था, तो सुझाव आया था 2002 में, दिसंबर के 2002 में। ठीक है, स्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपा। किसने, तो
स्थायी समिति। स्थायी समिति ने किसको सौंपा? तो राज्यसभा को। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कमेटी की रिपोर्ट पर महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया जो दोनों सदनों में द्वारा पारित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। उसके बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हुआ। कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू नहीं होता, इसलिए इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिना इसके स्वीकृति के कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है। तो इस तरह हमने जो है 3 प्रश्न को देखा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे उसको हम लोगों ने देखा। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 3rd वाले में कि इसमें क्या दिया गया है। एक चीज़ इसको देख लीजिए। अब थोड़ा सा 1870 का राजद्रोह एक्ट, ये इसी चैप्टर में है, NCERT के चैप्टर 4 को जब पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको उसमें रहेगा। 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या था? तो सबसे पहले हम लोग राजद्रोह का जो है उसकी परिभाषा जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो राजद्रोह क्या है कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ, है ना, कहीं प्रतिरोध पैदा हो रहा है या कोई विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ठीक ना। तो क्या हो, ऐसी स्थिति में सरकार किसी को भी गिरफ्तारी के लिए उसको कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1870 का जो राजद्रोह एक्ट आया, ये इस एक्ट को बनाया गया कि किसी को भी संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है। तो इसमें हम एक घटना को इसके ज़रिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ ये देखिए, ये इस चीज़ को देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये पिक्चर जो यहाँ पे दिया गया है ये है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। ये फिगर देख रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं 1870 ये राजद्रोह एक्ट जो था उसके ज़रिए हुआ। इसमें क्या था कि ये सब NCERT की बुक में ही है और उसके ही लाइन है जो इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको मनमाना कानून कहा जा सकता था। बिना किसी ठोस विदाउट उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना मुकदमा चलाए, बिना गलती के ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें रॉलेट एक्ट ऐसा कानून आया जो इस कानून के ज़रिए ब्रिटिश सरकार जो थी बिना मुकदमा चलाए लोगों को क्या करती थी? जेल में डाल देती थी। इससे महात्मा गांधी और अन्य जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन सब ने मिलकर इस कानून का विरोध किया। विरोध के बावजूद भी 10 मार्च को 1919 को रॉलेट एक्ट कानून को लागू कर दिया गया। कब? तो 10 मार्च 19 को इसको लागू कर दिया गया। लागू करने के विरोध में क्या हुआ कि लागू जब इसको किया गया तो इसके विरोध में 13 अप्रैल को, किस दिन? लागू कर दिया गया और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि इसके विरोध में सब कानून को लागू कर दिया गया और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को जो गिरफ्तार किया गया इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को सब लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए। और इसी समय जनरल डायर, इनका नाम जो है वो जनरल डायर, ठीक है, क्या नाम है? तो जनरल डायर, इसके कहने पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और बहुत सारे लोग जो है, असंख्य लोग जख्मी हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये फैक्ट मैं इसलिए बताई क्योंकि ये 1870 के राजद्रोह एक्ट जो था यही एक्ट को लागू होने के बाद जो है यहाँ पे ऐसी ये घटना हुई।
तो आज इस टॉपिक में हम लोग जो है इस चैप्टर में, कानून की समझ चैप्टर में कुल 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उसी से हम लोगों ने चैप्टर को समझने का प्रयास किया और जो भी फैक्ट थे उसको भी समझने का प्रयास किया। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।